हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसा कि दोस्तों हम पॉलिटी को रिवीजन करा रहे थे पीसीएस के लिए, तो पॉलिटी का रिवीजन में आज हमारा जो टॉपिक है वो है मूल अधिकार। और मूल अधिकार को बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। क्या बोला जाता है? फंडामेंटल राइट्स। बाकी जो वीडियो है पॉलिटी की, वो आपको पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है, पॉलिटी फॉर आईएएस क्लासेस या पॉलिटी रिवीजन फॉर आईएएस, वहाँ से भी आप जो है उसे सुन सकते हैं। और बाकी पीसीएस के लिए मैं वीडियो आपको पॉलिटी रिवीजन फॉर पीसीएस इस टाइप से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर सारे पीसीएस से संबंधित वीडियो डाल देंगे। अंतर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही अंतर है। बस अंतर इतना है कि मैं पीसीएस में जब आपको ये क्विक रिवीजन कराऊंगा तो वो थोड़ा जल्दी कराएंगे, समझाते हुए कराएंगे, थोड़ा जल्दी कराएंगे। और बाकी वहाँ जो हमने काफ़ी डीपली में डिस्कस किया चीज़ों को, ठीक है नहीं? तो इसलिए आप लक्ष्य आईएएस पीसीएस के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को आगे ले जाइए। मेरी कोशिश ये है कि आपको सारे सब्जेक्ट पीसीएस के लिए इस पर रिवीजन करा दूँ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपने जो है सिलेबस की ओर। देखो, आज हम मूल अधिकार जब पढ़ेंगे तो पहले बात तो हमें ये समझना चाहिए कि मूल अधिकार क्या होते हैं। तो मूल अधिकार को कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार कहा गया है। अब मूल अधिकार मौलिक क्यों है? क्योंकि ये राज्य के खिलाफ आपको दिए गए अधिकार हैं। ये राज्य की जो पावर है उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। ये आपके जो बहुमुखी विकास है, व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति का जो विकास है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये मूल है। और चूंकि न्यायालय में इन्हें क्या है, ये वाद योग्य हैं, ये न्यायालय में वाद योग्य हैं। वाद योग्य का मतलब, अगर इनका उल्लंघन होता है, ठीक है नहीं, अगर इनका उल्लंघन होता है तो कोई व्यक्ति इनके उल्लंघन को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि माय लॉर्ड, मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ। और सुप्रीम कोर्ट चूंकि संविधान का संरक्षक है, इसलिए अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है और आप कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट, तो वो रिट जारी करेगा, वो आपको उपचार उपलब्ध कराएगा। मूल अधिकार के उल्लंघन के मामले में उल्लंघन के मामले में दो जगह आपके पास रिट जारी होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। एक बार को हाई कोर्ट जो है आपको लौटा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं लौटाएगा। इसलिए इन अधिकारों को मूल कहा गया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए ये जरूरी है। राज्य के खिलाफ ये आपके पास व्यक्ति को दिए गए हैं। राज्य की जो निरंकुशता है उस पर ये या तानाशाही पर अंकुश लगाते हैं। और न्यायालय द्वारा या न्यायालय में ये वाद योग्य है, इसलिए इन्हें मूल कहा गया। ठीक है। और चूंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता है या उसकी जीवन है, आपके पास स्वतंत्रता और संपूर्ण व्यक्ति विकास के लिए ज़रूरी है, तो इसलिए इन्हें मूल कहा गया है। संविधान में इन्हें प्रमुख स्थान दिया गया है। जो संविधान में आपके पास मौलिक ढांचा है, जिसे केशवानंद भारती मामले के अंतर्गत संविधान में शामिल किया गया था, मूल ढांचा, मूल ढांचे का ये भाग है। मौलिक अधिकार मूल ढांचे का भाग है। और संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है, उसके अतिरिक्त इनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। और संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है, उसके तहत संशोधन उसी सीमा तक किया जा सकता है जहाँ तक वो मूल ढांचे को नुकसान न पहुँचाए। ठीक है। तो इसलिए ये आपके पास अधिकार मौलिक है, क्योंकि संविधान में इन्हें जगह दी हुई है। और संविधान में जो मूल ढांचा केशवानंद भारती मामले में डिसाइड किया न्यायालय ने, उसका ये पार्ट है। अब बात आती है कि आपके पास ये जो मूल अधिकार है, इनका कहाँ है परिसीमित करना। ये राज्य की जो कार्यपालिका है या राज्य की विधानमंडल है, जिसे हम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंटर में जो सरकार है या जो संसद है, उनके खिलाफ ये हमें व्यक्ति को क्या कराते हैं, उपचार उपलब्ध कराते हैं।
ठीक है नहीं, ये कार्यपालिका की तानाशाही पर प्रतिबंध लगाते हैं। अब बात करें अगर इनके विकास की, तो सबसे पहले जो मूल अधिकारों की डिमांड थी वो 1895 में की गई, और अमेरिका का जो संविधान बना 1791 में, वहाँ का जो अधिकार पत्र था वहाँ से ये प्रेरित है मूल अधिकार। और हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकारों को जो जगह दी है वो आपके पास अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर दी है। ठीक है नहीं, अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकारों को लिया है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में 1915 में सबसे पहले जब एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग शुरू की 1916 में, तिलक मतलब पटेल, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, तो ये जो होम रूल आंदोलन आपके पास चला एनी बेसेंट के द्वारा, उस आंदोलन के द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई थी सबसे पहले। ठीक है नहीं, उसके बाद आपके पास 1925 में जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल एक आया, उसमें अधिकारों की जो चर्चा की गई थी, मांग की गई थी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात करें तो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है मद्रास में, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मोहम्मद अंसारी। मोहम्मद अहमद अंसारी वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन जब भारत आया था, क्योंकि उसके 7 सदस्य अंग्रेज थे, तो इसलिए कांग्रेस द्वारा उसका विरोध किया गया था। तो इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन का भी विरोध का प्रस्ताव पारित हुआ, और इसी अधिवेशन में जो है मूल अधिकारों की घोषणा की गई। तो अगर ये आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की घोषणा की गई, तो 1927 में 43वें अधिवेशन में 43 हुआ था 1927 में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि मूल अधिकार को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर जगह कहाँ दी गई है, तो संविधान का जो भाग है, आपको दिखाई दे रहा है सही से? संविधान का जो भाग 3 है वहाँ पर आपके पास, क्यों भाई सिंपली सही से दिखाई दे रहा है आपको? संविधान का जो भाग 3 है और उसमें जो आर्टिकल आपके पास 12 से लेकर 35, यहाँ पर मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार आपको दिए गए हैं, तो अगर मूल संविधान की अगर हम बात करें, संविधान में शुरुआत की बात करें, तो मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, जिसमें आपके पास पहला जो अधिकार था वो समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब आपके पास संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, जहाँ अनुच्छेद जो 19 है वहाँ पर आपके पास आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो वहीं आपके पास अनुच्छेद जो 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। फिर 20 में 2 सिद्धि के खिलाफ है आपके पास, आपको अधिकार दिया गया है। 21 में आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और 22 में आपको जो निगरानी जो होती है आपके पास, सरकार जो नज़रबंद कर देती है, उसके संदर्भ में आपको संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद जो मतलब आपके पास जो 23 और 24 हैं, ये आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ पर अभी हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इन अधिकारों को जब हम आगे पढ़ेंगे बड़े अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 25 से 28 है, जहाँ 25 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है। ठीक है नहीं, उपासना कर सकता है अपने धर्म के अनुसार। तो ये सारी बातें जो है अनुच्छेद 25 में है। उसके बाद जो अनुच्छेद 26 है वो धार्मिक
इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर सकता है कोई व्यक्ति, ठीक है नहीं, अपने जो धार्मिक कार्यों के मतलब प्रबंधन की उसे स्वतंत्रता दी गई है किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद जो 27 है वो ये कहता है कि किसी भी धर्म को संपोषित करने के लिए गवर्नमेंट कोई कर नहीं लगा सकती, कोई भी सेवाएं हैं सेवाओं के लिए शुल्क लगा सकती है, लेकिन किसी भी धार्मिक उपासना कोई भी धर्म है उसे संपोषित करने के लिए कर नहीं लगा सकती, शुल्क भले ही लगा सकती है गवर्नमेंट, वो भी धर्म को संपोषित करने के लिए, मतलब कोई सेवा देने के लिए। उसके बाद आपके पास अनुच्छेद 28 आता है। 28 ये कहता है 28 ये कहता है कि कुछ जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ पर धार्मिक शिक्षा देने का भी की स्वतंत्रता है। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जैसे बौद्धों का स्कूल है, जो बौद्ध धर्म वाले होते हैं उनके स्कूल में बौद्ध शिक्षा अगर दी जा रही है तो ये प्रावधान किया जा सकता है। कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि किसी धर्म विशेष के संदर्भ में है या किसी धर्म विशेष में शोध कार्य वहाँ हो रहे हैं तो वहाँ पर उस धर्म विशेष की शिक्षा दी जा सकती है। तो ये सारी जो आपके पास धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होना, ये जो आपको अधिकार है आर्टिकल 28 के तहत है। तो वहीं आपका जो 5वां मूल अधिकार है वो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जिसमें आर्टिकल 29 और 30 शामिल है। 29 में आपको जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों के संरक्षण की बात है। तो वहीं आपका जो आर्टिकल 30 है वहाँ शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार शामिल है। जो आपका 6ठा अधिकार था मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार, वर्तमान में इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद जो 31 था उसके तहत संपत्ति का अधिकार शामिल था, लेकिन अब इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है नहीं, अनुच्छेद जो 300 क है और संविधान का जो भाग है 12 उसके तहत अब ये कैसा अधिकार हो चुका है, अब ये कानूनी अधिकार हो चुका है। कानूनी अधिकार हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए जो है संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, ना कि आपका मौलिक अधिकार। और जो 7वां मौलिक अधिकार था मूल ढांचे में वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 से 35 तक है। और चूंकि संपत्ति का अधिकार हट चुका है तो वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार हैं आपके। और जो 6ठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 ये आपका मूल अधिकार भी है और मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने वाला भी अधिकार है। यानी कि अगर आपके ऊपर के जो 5 हैं, समता वाला या स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता या सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार, अगर इनमें से किसी भी अधिकार का आपका उल्लंघन होता है तो आप जो न्यायालय में जाओगे जिस अधिकार के तहत रिट डालोगे आप, तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये अपने आप में मूल अधिकार भी है और अन्य अधिकारों को इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए प्रबंध भी है, ठीक है नहीं। तो ये आपको याद रखना। क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मूल अधिकारों के संदर्भ में जो घोषणा तो कांग्रेस के 27वें संविधान 1927 में मद्रास अधिवेशन में की गई थी, लेकिन जो मांग की गई वो कराची अधिवेशन में की गई, जो 1931 में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता पटेल जी ने की थी, वल्लभ भाई पटेल ने। तो मैं पटेल लिख देता हूँ, याद रख लेना। उसमें मूल अधिकारों की मांग की गई कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद 1947 27 फरवरी 1947 में जो अंतरिम सरकार थी उसमें एक मूल अधिकार से संबंधित परामर्श समिति बनती है और जिसकी अध्यक्षता पटेल, वल्लभ भाई पटेल को सौंप दी जाती है। और इस समिति के सदस्य कौन कौन थे? के एम पाणिकर, राजकुमारी अमृता कौर,
KM मुंशी, JV कृपलानी, मीनू मसानी, KT शाह और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये उस समिति के सदस्य थे और वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे, जिन्होंने मूल अधिकार से संबंधित जो भी कार्य किया, परामर्श समिति थी कि ये मूल अधिकार होने चाहिए, उसकी अध्यक्षता पटेल जी कर रहे थे और ये सारे लोग सदस्य थे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार परामर्श समिति से संबंधित था या नहीं था। एक नेहरू जी को डाल देगा और बोल देगा कौन सा नहीं था, 3 इनमें से ले लेगा, एक नेहरू जी को डाल देगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो 44वां संविधान संशोधन था, जो 1978 में आपके पास लाया गया और संपत्ति का जो अधिकार है उसे हटाकर मूल अधिकार से क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए वर्तमान में इस समय कितने अधिकार हैं, 6 अधिकार हैं। ठीक है नहीं, तो ये हमने मूल अधिकारों के बारे में एक बेसिक जानकारी हमने ली। ठीक, समझ में आया भी आप लोगों के। अब हम देखेंगे मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं, यानी कि मूल अधिकार अपने आप में कौन सी विशेषता रखते हैं। तो मूल अधिकार की पहली विशेषता तो यही है कि मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को हैं। कुछ मूल अधिकार, सारे नहीं, मतलब सारे तो ही हैं भारतीय नागरिकों को, लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को हैं और अन्य किसी आपके पास विदेशी को उपलब्ध नहीं है। जैसे अनुच्छेद 15 जो धर्म जाति इनके आधार पर जो है भेदभाव का प्रतिरोध करता है, अनुच्छेद 15 केवल भारतीय नागरिक को है। अनुच्छेद 16 जो सरकारी सेवाओं में नियोजन की व्यवस्था है, वो अधिकार केवल भारतीय को है। अनुच्छेद 19, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के तहत केवल भारतीय नागरिक जो है उसका लाभ उठा सकते हैं, या कौन सा मूल अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। केवल अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संगम बनाने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, और आपके पास कहीं भी संचरण करने की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ 19 में है। तो वहीं अनुच्छेद जो 29 है, मैंने आपको बताया अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है, और अनुच्छेद 30 जो है भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना से संबंधित है। तो ये अधिकार केवल भारतीय नागरिक को है, और बाकी जो अन्य अधिकार है, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है, ये बाकी जो है भारतीय नागरिकों के साथ साथ अन्य जो लोग हैं भारत में उन लोगों को भी प्राप्त है। लेकिन ये 4 जो अधिकार हैं केवल भारतीय नागरिक को हैं। और दूसरी विशेषता मूल अधिकारों की, ये देखो विशेषताओं पर क्वेश्चन बनता है IAS में भी, PCS में भी। ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि IAS में यूज़फुल नहीं है बुक, ये IAS में भी क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी है। और ये मैंने पहले बताया कि ये बुक है, मैं बुक को कवर करा रहा हूँ, मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि तुम लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ठीक है नहीं। मूल अधिकारों की एक अगली विशेषता, ये असीमित नहीं है। असीमित नहीं है मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि इन पर ऐसा नहीं है कि प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, इन्हें सीमित किया जा सकता है। और सीमित करने का अधिकार किसे, संसद को। सीमित कौन करेगा, संसद करेगी, संविधान संशोधन कर कर। और या अब यही क्वेश्चन है कि मूल अधिकार को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीमित किया जा सकता, संसद के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, ठीक है नहीं, राज्य सरकार के द्वारा, इस टाइप से करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है नहीं, 4 दे देगा, 1 संसद डाल देगा, या कार्यपालिका द्वारा, संसद द्वारा मूल अधिकार को कानून के माध्यम से मतलब सीमित किया जा सकता है। मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध है, इसलिए वो असीमित नहीं है। ठीक है नहीं, उन पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। और मूल अधिकारों को मतलब सीमित का मतलब ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार में परिवर्तन कर देगी। जो मूल अधिकार का भाग मूल ढांचे से संबंधित है उसमें संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है,
लेकिन वो संशोधन मूल ढांचे का से मतलब आपके पास मूल ढांचे के विपरीत ना हो। अगर मूल ढांचे के विपरीत होंगे तो न्यायपालिका उसकी न्यायिक समीक्षा करेगी, ठीक है नहीं। और अगर न्यायपालिका को लगता है ये संवैधानिक दायरे से बाहर है, जो भी सरकार ने संशोधन किया, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। ये वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब अगर इनका मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप इस चीज़ को लेकर कहाँ जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो। इसलिए इन्हें कहा वाद योग्य, यानी कि न्यायालय में जा सकता है इनके उल्लंघन पर, और इन पर उचित प्रतिबंध, युक्तियुक्त प्रतिबंध इन पर शामिल हैं। मूल अधिकारों पर ये असीमित नहीं है। और मूल अधिकार किसके खिलाफ है, राज्य की मनमानी, राज्य के निरंकुशता के खिलाफ ये हमें दिए गए हैं। और कुछ इसमें नकारात्मक हैं, जो मूल अधिकार की प्रवृत्ति कैसी है, नकारात्मक, कुछ नकारात्मक हैं तो कुछ सकारात्मक हैं। ये क्या मतलब हुआ, ये मतलब ये हुआ कि कुछ मूल अधिकार राज्य को करने से रोकते हैं, कुछ मतलब कदम उठाने से रोकते हैं, ठीक है नहीं। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं। तो नकारात्मक विशेषता का मतलब ये होता है कि मूल अधिकार राज्य को कुछ करने मतलब रोकते हैं कुछ करने से, जैसे व्यक्ति का जो शोषण करने से रोकते हैं। लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं कि वो राज्य से कहते हैं कि भाई व्यक्ति के जो है भलाई के लिए काम करना चाहिए, राज्य को जो है सभी धर्मों के प्रति संभाव रखना चाहिए, राज्य को जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। तो कुछ मूल अधिकार सकारात्मक हैं तो कुछ नकारात्मक हैं। मूल अधिकार स्थायी नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार जो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए तो वो स्थायी हो गए, नहीं। मूल अधिकारों में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। देखो ये 4 लाइनें बन गई तो ये बन गया IAS का क्वेश्चन, और ये 4 को एक एक करके अलग कर लोगे तो बन गए PCS के क्वेश्चन। तो IAS PCS में यही होता है कि IAS में इन 4 लाइनों से क्वेश्चन बना दिया, PCS में ये 4 क्वेश्चन अपने आप में। तो संसद जो है इसमें संशोधन कर सकती है मूल अधिकारों में। अब बात आती है कि कुछ जो अनुच्छेद 358 है वो ये कहता है, अनुच्छेद जो 19 है स्वतंत्रता का अधिकार, उस पर केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर ही आपातकाल के दौरान ये अधिकार निलंबित होता है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यह अधिकार निलंबित नहीं होता। देखो अनुच्छेद जो 352 है, आर्टिकल 352, और ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल उससे संबंधित है। अब ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है तो राष्ट्रीय आपातकाल 2 प्रकार से लगता है। एक तो लगता है आपके पास कोई बाह्य युद्ध के आधार पर, और एक लगता है आपके पास सशस्त्र विद्रोह। और जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल जो 358 है और आर्टिकल 359 ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, कोई भारत का युद्ध हो गया हो किसी देश के साथ, या फिर भारत में कोई संगठन ऐसा हो उसने सशस्त्र विद्रोह कर दिया हो चुनी सरकार के खिलाफ या भारत सरकार के खिलाफ, तो राष्ट्रीय आपातकाल सरकार लगा सकती है। पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है और किसी एक भाग में भी लग सकता है। और जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद जो 358 है और अनुच्छेद 359 ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं। अनुच्छेद 358 के तहत तो जो अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19 है वो जो है निलंबित हो जाता है, ठीक है नहीं, ये इसे निलंबित किया जा सकता है। लेकिन वो जो आपातकाल है बाह्य युद्ध के आधार पर लगाया गया। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया तो फिर आर्टिकल 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता, ये कहना चाह रहा है। और जो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 359 ये कहता है कि अनुच्छेद जो 19 है उसके अतिरिक्त अगर राष्ट्रपति
और भी मूल अधिकारों को, जो भाग 3 में आपके पास वर्णित मूल अधिकार हैं, वो कितने समय के लिए निलंबित रहेंगे और किस क्षेत्र में उनका निलंबन होगा, इस चीज़ को राष्ट्रपति तय करेगा। राष्ट्रपति जो है आदेश जारी करेगा इस चीज़ के लिए। जबकि 2 मूल अधिकार ऐसे हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ये 2 मूल अधिकार ऐसे हैं, ये आपके पास गरिमापूर्ण जीवन से संबंधित है अनुच्छेद 21, और 20 2 सिद्धि के विरुद्ध है। तो ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं या मूल अधिकार ऐसे हैं, ये राष्ट्रीय आपातकाल चाहे आपके पास बाह्य युद्ध के आधार पर हो या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो, ये अधिकार कभी निलंबित नहीं होते। चाहे राष्ट्रपति शासन लगे या राष्ट्रीय आपातकाल लगे। तो अनुच्छेद 20, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या कौन सा आपके पास मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21। और अनुच्छेद 359 ये कहता है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य युद्ध के आधार पर लगाया गया है या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है, ठीक है नहीं, अगर बाह्य युद्ध के आधार पर है तो आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, ठीक है नहीं, इसे निलंबित कर सकती है सरकार। और अगर आपके पास जो 359 अनुच्छेद है उसके तहत राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो किन क्षेत्रों में आर्टिकल 19 से जो अलावा दूसरे अधिकार हैं, ठीक है नहीं, वो किन क्षेत्रों में भारत के वो सीमित होंगे या निलंबित होंगे, या राष्ट्रपति को अधिकार है कि 19 को छोड़कर जो बाकी अधिकार हैं, 19 को छोड़कर 19 के अतिरिक्त, 19 तो है ही है उनमें, और 19 से अतिरिक्त और अन्य जो आपके पास अनुच्छेद हैं, चाहे वो अनुच्छेद 23 हो, 24 हो, 25 हो, 28 हो, तो वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के किन किन क्षेत्रों में उनका निलंबन होगा या किन किन क्षेत्रों में नहीं होगा या कम समय के लिए होगा, इस बात को राष्ट्रपति तय करेगा। 2 अधिकार आर्टिकल 20 और 21 ये कभी भी आपके पास निलंबित नहीं होते, ठीक है। ये आपके पास अगर मूल अधिकारों के क्रियान्वयन की सीमाओं की बात करें तो अनुच्छेद जो 31 है, जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है नहीं, तो ये संपत्ति के अधिग्रहण के लिए प्रदान किया जाने वाले कानून की रक्षा करता है। अनुच्छेद 31 के कि अगर कोई भी सरकार ने आपके पास संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कानून बनाया गया है, ठीक है नहीं, तो उनकी रक्षा अनुच्छेद 31 कै के अंतर्गत आएगी। अनुच्छेद 31 कै के तहत जो है 9वीं अनुसूची में शामिल होने वाले जो भी अधिनियम या अधिनियम है या कानून है, वो विधि मान्यकरण होंगे, ठीक है नहीं, यानी कि कानून के संदर्भ में सही होंगे। ये अनुच्छेद 31 कै में आपके 31 कै में है कि अगर सरकार ने कोई भी कानून बनाया है और उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया है, तो वो जो कानून है वो संविधान आपके पास कानूनी दृष्टि से वो सही है बिल्कुल। और अनुच्छेद जो 31 ग है वो ये कहता है कि सरकार कल्याणकारी राज्य के लिए, समाज के न्याय के लिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है नहीं, उन्हें प्रभावी करने के लिए कानून बना सकती है। सरकार लोगों की भलाई के लिए या नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए किसी भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, क्योंकि नीति निर्देशक जो तत्व हैं भारत के संविधान में वो मूल अधिकारों की तरह बाध्य योग्य नहीं है। वो संविधान में केवल इतने रखे हैं कि जो सरकारें बनेंगी वो अच्छा शासन देने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का सहारा लेंगी। नीति निर्देशक तत्व में जो बातें लिखी हुई हैं वो जो है सरकारें जब लागू करेंगी तो कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना होगी, तो उस समय जो संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये बहुत था कि नीति निर्देशक तत्व को भी बाध्य योग्य बनाया जाए या नहीं। चूँकि मूल अधिकार पहले ही बाध्य योग्य थे, इसलिए ये डिसीजन निकला कि भाई नीति निर्देशक तत्व अगर बाध्य योग्य होंगे तो इनमें टकराव हो जाएगा या कानूनी अड़चनें बढ़ जाएंगी। इसलिए नीति निर्देशक तत्व को राज्य के लिए एक आदर्श के रूप में रखा कि सरकारें जब जब शासन करेंगी और नीति निर्देशक तत्वों का सहारा लेंगी और उनमें जो बातें हैं उन बातों के अनुसार शासन करेंगी, तो वो सरकार कल्याणकारी सरकार कहलाएगी और वो सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करेगी।
तो अगर नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए कानूनों की जो रक्षा का प्रावधान है वो अनुच्छेद किसमें दिया हुआ है 31 ग में, क्योंकि हमने मूल अधिकार 30 तक, अब 30 से आगे बढ़ रहे हैं। और अनुच्छेद जो 34 है वो मार्शल लॉ लागू करने के बारे में है कि अगर आपके पास मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकारों का निर्वधान, यानी कि अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो राष्ट्रपति मूल अधिकारों के संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है। ठीक है नहीं, तो ये जो है मूल अधिकारों के क्रियान्वयन की सीमा है कि मूल अधिकार जो है वो यहाँ तक आपके पास लागू किए जा सकते हैं, ये सीमा है उनकी, क्रियान्वयन किया जा सकता है उन्हें। अगर हम बात करें अब कि अधिकांश जो मूल अधिकार हैं वो स्वयं परिवर्तित हैं, ठीक है नहीं, कुछ मूल अधिकारों को कानून के माध्यम से प्रभावी बनाया जाता है और कुछ जो मूल अधिकार हैं जैसे संपत्ति का अधिकार है तो आप कानून के माध्यम से करोगे इसे, लेकिन कुछ अधिकार स्वतः ही परिवर्तित हैं, मनुष्य को दिए हुए हैं अगर वो खुद एक्टिव हैं, क्योंकि उन्हें आर्टिकल जो 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसके तहत सुरक्षा मिली हुई है। अगर आपके मूल अधिकार का हनन होगा तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है नहीं, और मूल अधिकारों के संदर्भ में कानून बनाने की पावर किसकी है या कोई भी संशोधन करने की पावर संसद की है, राज्य विधानमंडल ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है नहीं, और ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि देश में एकता बनी रहे। अगर राज्य विधानमंडल को ही पावर दे दी जाती तो वो अपने अपने हिसाब से जहाँ जहाँ मान लो केंद्र सरकार इस समय बीजेपी की है तो बीजेपी की जहाँ सरकार नहीं होती तो वहाँ वो अपने हिसाब से चीज़ें कर लेते हैं। भारत की एकता स्थापित करने के लिए भारत में संसद को अधिकार दिया गया है कि वो मूल अधिकारों से संबंधित जो भी कानून है या संशोधन है वहाँ वो कर सकती है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे मूल अधिकारों के अगर हम बात करें तो देखो समता का अधिकार, मैंने आपको बताया था समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ठीक है नहीं, इन दोनों की बात करता है। विधि के समक्ष समान मतलब समस्त विधि के समक्ष समानता का मतलब है कानून की नज़रों में सब समान है, चाहे आपके पास कोई अमीर है या गरीब है, लेकिन कानून की नज़रों में सब समान है। इसका ये है विधि के समक्ष समानता, कि कानून जो है किसी भी व्यक्ति से जाति धर्म या इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। विधि के समान संरक्षण का मतलब क्या है, विधि के समान संरक्षण का मतलब ये है कि विधि के माध्यम से अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाएगा। विधि के समान संरक्षण का देखो, समान संरक्षण का मतलब है समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, यानी कि अगर एक व्यक्ति आपके पास बाइक से चल रहा है और एक व्यक्ति पैदल चल रहा है, तो अगर मान लो राशन बंट रहा है, एक व्यक्ति बाइक से चलता है अपने गांव से, एक व्यक्ति पैदल जाता है, तो बाइक वाला पहला पहुंच जाएगा और पैदल वाला बाद में पहुंचेगा। और बाइक वाला ये कहने लगे कि देखो मैं पहला आया हूँ तो मुझे पहला चाहिए, और ये व्यक्ति जो है बेचारा विकलांग व्यक्ति है मान लो और ये पैदल गया है, तो विधि के समान संरक्षण का मतलब ये कि समान के साथ समान व्यवहार। तो इन दोनों के प्रति जो वहाँ अथॉरिटी है, जो भी अधिकारी है, वो विकलांग वाले व्यक्ति के साथ अलग व्यवहार कर सकता है और इस व्यक्ति के साथ अलग व्यवहार कर सकता है। यानी वो इस व्यक्ति से कह सकता है बाइक वाले से कि भाई साहब 2 मिनट रुक जाइए, इन्हें दे देते पहले। तो ये व्यक्ति उससे ये नहीं कहेगा कि देख कानून के समक्ष सब समान है। कानून के समक्ष सब समान तो हैं, लेकिन समान संरक्षण का भी प्रावधान है, यानी कि समान के साथ समान व्यवहार। आप बाइक लेकर आए हो तो आपके साथ व्यवहार जो दूसरा व्यक्ति बाइक लेकर आया वो दोनों के साथ सेम व्यवहार होगा, अगर दोनों बाइक वाले हैं, ठीक है नहीं, तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति ऐसा है, विकलांग है या कोई महिला है आपके पास, तो उसके लिए सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है।
तो सकारात्मक भेदभाव अगर कोई अधिकारी करता है तो उसे गलत नहीं कहा जाएगा, या उसे ये नहीं कहा जाएगा कि आपने कानून विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन किया। तो इसलिए हमारे संविधान में विधि के समान समानता तो है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत में बहुत असमानता है। तो अगर विधि के समक्ष केवल समानता रखा तो जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो हर जगह पहुंच जाएंगे कि भाई हमारे लिए भी परिस्थितियां सेम होनी चाहिए। लेकिन समान संरक्षण इसलिए रखा क्योंकि ऐसे भारत जैसे आज़ाद हुआ, भारत में इतना गरीबी थी, असमानता थी, तो जो लोग हैं जिन लोगों को न्याय नहीं मिल सकता उनके साथ समान संरक्षण किया जाए, या कोई ऐसा विकलांग व्यक्ति है, कोई महिला है, उसके साथ सकारात्मक भेदभाव करके उसके साथ न्याय किया जाए। तो इसलिए समान संरक्षण की व्यवस्था की। तो समान विधि के तहत जहाँ सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार होता है, लेकिन आपके पास समान के यहाँ समान संरक्षण में समान परिस्थिति में समान व्यवहार होगा। अगर परिस्थितियाँ अलग हैं तो फिर सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। यानी कि एक महिला है बेचारी, उससे लाइन में खड़ा नहीं हो जा रहा, मतलब हो पा रही वो, ठीक है नहीं, बुजुर्ग महिला हैं, बैठ गई वो, और एक जो है यंग महिला है वो लाइन में खड़ा हो सकती हैं। तो अगर कोई भी सरकारी अथॉरिटी है ये चाहे कि बुजुर्ग महिला का काम पहले कर दिया जाए, तो यंग महिला इस आधार पर उसे चुनौती नहीं दे सकती कि विधि के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लंघन। अगर वो मामला कोर्ट में भी जाएगा तो कोर्ट खारिज कर देगा, क्योंकि विधि के समान समान संरक्षण की बात है। आ रही भाई समझ में आप लोगों के? क्लियर हुआ ये? क्यों भाई सिंपी? अनीस आ रहा है समझे सब? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो अपने पास है अनुच्छेद 15, ये समानता के अधिकार है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 ये कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ उसका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन यानी सरकारी जो सेवाएं हैं उसमें अवसर की समानता, यानी कि उसमें लोगों को समान अवसर दिया जाए, किसी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं किया जाए जाति धर्म इनके आधार पर, ठीक है। तो ये आपके पास कहता है अनुच्छेद 16। फिर अनुच्छेद 17 जो है मतलब 17, वो ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी किसी प्रकार की भारत में अगर अस्पृश्यता है उसका अंत करने की बात करता है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। जैसे अंग्रेजों के टाइम पर राय बहादुर इस टाइप की उपाधियाँ दी जाती थीं, अनुच्छेद 18 कहता है कि केवल शिक्षा से और जो सैनिक हैं वही उपाधि ग्रहण कर सकते हैं, अन्य कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं, क्योंकि विशेषाधिकारों की समाप्ति की बात करता है। उपाधियों का अंत का मतलब विशेषाधिकारों की समाप्ति। की समाप्ति पर बल, ये अनुच्छेद 18 कहता है। उसके बाद अनुच्छेद जो देखो ये हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ना है ये मूल अधिकार। उसके बाद जैसे इधर लिखा हुआ हम काफ़ी डीपली पढ़ेंगे सारे मूल अधिकारों को। मैं आपको बता देता हूँ, सबको हम बड़े अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। जैसे अनुच्छेद 14 में सब हम अच्छे से पढ़ेंगे, 15 में सब अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसलिए आपको शुरू में थोड़ा सा अवगत करा रहे हैं मौलिक अधिकारों से। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 तक है, और अनुच्छेद जो 19 है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 7 प्रकार की। एक वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मैंने 6 प्रकार की बोला है ऊपर, तो कोई नहीं, करेक्शन कर लेना। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की। संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संचरण करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी निवास रहने की स्वतंत्रता है, और फिर व्यापार या पेशा करने की स्वतंत्रता है। तो 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद जो है मतलब स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद इसमें है। ये 6 की जगह इन्होंने 7, सॉरी 6 ही है यार, मैं
साथ पढ़ रहा हूँ उसे, सॉरी, 6 ही आपके पास स्वतंत्रताओं का, अनुच्छेद जो 19 है उसके तहत 6 स्वतंत्रताओं का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। वाक और अभिव्यक्ति, सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता शांतिपूर्वक, और आपके पास सम्मेलन करने की और संघ बनाने की स्वतंत्रता। संचरण यानी भारत में कहीं भी आ जा सकते हो, निवास कहीं भी रह सकते हो और कहीं भी व्यापार कर सकते हो। तो आर्टिकल जो 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का बात की गई है। पहले मैंने 6 ही बोला था, लेकिन फिर मुझे यही लगा मैं इसमें कंफ्यूज हो गया, ये 6 है, 5 और एक 6, लेकिन मुझे लगा कि 7 है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो अनुच्छेद 20 है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में है, यानी कि आपके पास व्यक्ति जो जिसे पकड़ा गया है उसे दोष सिद्धि के लिए वो प्रमाण मांग सकता है, ठीक है नहीं। तो अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि का प्रावधान है, इसमें ये कहा गया है आपके पास अनुच्छेद जो 20 है कि डीपली तो हमेशा पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को, लेकिन अपराधों के लिए फ़िलहाल आप ये याद रखिए, दोष सिद्धि के संदर्भ में ये बात कही गई है। और अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसे संविधान लागू होने से पहले जो कानून बने हुए हैं उसके अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता, या कोई भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। तो ये जो दोष सिद्धि के खिलाफ संरक्षण है, और अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए उसे डराया धमकाया नहीं जा सकता। तो ये जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 20 के तहत है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 में है। और शिक्षा का अधिकार जो है, प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 कै में है। और ये कौन से आपके पास संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध, वो अनुच्छेद 22 है, यानी कि जैसे नज़रबंद कर देते हैं तो उसके खिलाफ जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 22 है। शोषण के विरुद्ध, मानव दुर्व्यवहार है, बलाश्रम, ठीक है नहीं, इनके विरुद्ध, यानी कि महिला की, बच्चों की ट्रैफिकिंग है, उनका जो आपके पास तस्करी वगैरह है या ज़बरदस्ती बलाश्रम करवाना, ये अनुच्छेद जो है 23 के तहत इस पर प्रतिषेध है, सुरक्षा मिली हुई है। कारखानों में बच्चों के नियोजन के खिलाफ जो सुरक्षा है वो 24 में है, ये आपको याद रखना है। देखो प्री में तो इतने लेवल का ही पढ़ने से काम चल जाता है प्री के लिए, लेकिन फिर भी हम आपको आगे अच्छे से समझाएंगे, यहाँ डीपली समझाएंगे बिल्कुल, ठीक है नहीं। लेकिन और इतना डीपली यहाँ पढ़ लोगे तो IAS के बराबर हो जाएगा। ये काफ़ी ब्रॉड ये आपके पास वो है बुक, अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो मैं मानता हूँ कि आपका काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए बस लक्ष्य IAS PCS के साथ आपको लगा रहना है, और लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके बाद हम देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28 तक। 25 में कहा गया कि कोई व्यक्ति अंतःकरण की उसे स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है, ठीक है नहीं, ये सब स्वतंत्रता 25 के तहत है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 26 के तहत है, और किसी भी धर्म विशेष को संपोषित करने के लिए सरकार कर नहीं लगा सकती, उसके खिलाफ जो सुरक्षा है वो 27 है। और शिक्षण संस्थानों में जो धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होना या न होना, इस बात की स्वतंत्रता 28 में है। और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो 29-30 में है। 29 में जहाँ अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात है, उनकी भाषा, लिपि दोनों का संरक्षण जरूरी है, वो अनुच्छेद 29 में है। और शिक्षण से अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं, ये बात जो है अनुच्छेद 30 में है। और अनुच्छेद जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसके तहत जो है अन्य मूल अधिकार, ये चूँकि ये खुद मूल अधिकार है और अन्य जो मूल अधिकार हैं उन्हें इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए भी इसका यूज़ होता है।
और इसके अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप इसके तहत कहाँ जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो। ठीक है नहीं, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, न्यायालय जाने का अधिकार है ये। ठीक, क्यों? क्योंकि ये संविधान के मूल ढांचे का भाग है। ठीक है, मूल ढांचे के भाग में मूल अधिकार, अनुच्छेद 32। तो ये आपके पास मैंने आपको एक ब्रीफिंग दिया मूल अधिकारों के बारे में और हमने बेसिक नॉलेज को समझा। ठीक है नहीं, तो आज का वीडियो हम यहाँ तक ही करते हैं दोस्तों। कल हम पढ़ेंगे मूल अधिकारों के बारे में संवैधानिक प्रावधान को पढ़ेंगे हम कल, मूल अधिकारों के बारे में संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, आज का अपना वीडियो यहाँ तक ही करते हैं। ठीक है, कल हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे क्योंकि 2 दिन में हम इन मूल अधिकारों को कंप्लीट कर लेंगे। कल हो सकता है कल हम इन्हें कंप्लीट कर लें। ठीक है नहीं तो जैसे मुझे क्योंकि मुझे समय कम मिलता है, जितना मुझे समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम देने की। बस आप लगे रहिए, आपका सारी चीज़ें हम कंप्लीट कराएंगे। और पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये अप्रैल में मैं चीज़ों को कवर करा लूँगा, और चीज़ों को भी, चाहे मैराथन क्लास करानी पड़े। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर आपके पास कल मूल अधिकारों के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में। कल नहीं, मतलब कब जैसे भी मुझे मौका मिलता है कल ही कोशिश करेंगे इन्हें कंप्लीट करने की। और अब हम मूल अधिकारों से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, जो बातें लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें हम जानेंगे। बेसिक चीज़ों को हमने जान लिया है। ठीक है, जब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। लक्ष्य IAS PCS को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करना है, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग वगैरह भी जो है नॉलेज ले सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके पास मूल अधिकार और उसके जो संवैधानिक प्रावधान है उसके साथ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।